आदाब अर्ज़ हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन के कोर्स की एपिसोड 25 है, जिसमें हम एक बहुत ही शानदार किताब थिंक एंड ग्रो रिच का मुतालिया कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही उम्दा किताब है। अभी तक जहाँ तक हमने इसका मुतालिया किया है, तो इसने हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है। आप जाकर इसकी जो मेरी पिछली वीडियोज़ हैं, वो भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही आपको मज़ा आएगा सुनने में, और आपको जब आप उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ़ में लेके आएँगे, तो आपको मज़ीद मज़ा आएगा। तो आज हम जो चैप्टर 1 इसका कर रहे थे, हम आधा का कर चुके थे, आज आधा आधा मज़ीद करेंगे। हाउ टू डेवलप परसिस्टेंस। दोस्तों, इसमें वो कहता है कि देयर आर 4 सिंपल स्टेप्स। कहते हैं 4 सिंपल स्टेप्स हैं जो आपको जो आपके अंदर ये आदत पैदा कर देंगे परसिस्टेंस की, व्हिच विल लीड टू द हैबिट ऑफ परसिस्टेंस। कहता है इनके लिए कुछ ज़्यादा आपको ज़हानत नहीं चाहिए, ना कि आपको ज़्यादा तालीम चाहिए। बस ये कुछ थोड़ा-सा आपका वक़्त और थोड़ी-सी आपकी एफर्ट माँगते हैं। कहता है ये स्टेप्स क्या हैं? कहता है ये स्टेप्स कुछ यूँ हैं: अ डेफिनाइट पर्पस बैक्ड बाय बर्निंग डिज़ायर, कि आपका एक ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए, और उसके पीछे आपकी एक ऐसी ख्वाहिश होनी चाहिए कि जिसके लिए आप अपना तन, मन, धन कुर्बान कर देने के लिए तैयार हों, कि आपका यार ये मैंने करना ही करना है। एक ऐसा मकसद और उसके पीछे आपकी बड़ा ख्वाहिश। नंबर 2 है कि अ डेफिनाइट प्लान। आपके पास प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, जिसको आप प्रॉपर फिर आप एक्शंस भी उसके हिसाब से लें। नंबर 3 है अ माइंड क्लोज टाइटली अगेंस्ट ऑल नेगेटिव एंड डिस्करेजिंग इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग नेगेटिव सजेशंस ऑफ रिलेटिव्स फ्रेंड्स। कहता है आपका माइंड जो है ना, वो जो किसको भी अगर कोई नेगेटिव आपको कोई बात करता है, मनफी आपको कोई तासर दे रहा है, या फिर आपको कुछ ऐसा कह रहा है कि आपको डिस्करेज कर रहा है, चाहे वो फिर आपके रिश्तेदार की ना हो या कोई दोस्त की ना हो, ठीक है, तो आपका माइंड इस काबिल हो कि वो उसको इग्नोर कर सके, ठीक है, वो अपना काम जारी रख सके। नंबर चौथी चीज़ है अ फ्रेंडली अलायंस विद वन और मोर पर्सन्स हु विल इनकरेज। कहता है फिर आपका एक ऐसा अलायंस, आपको ऐसी दोस्ती हो, ठीक है, ठीक है, आपका ऐसा ताल्लुक हो उन लोगों के साथ, दो एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपको इनकरेज करते हों, जो आप प्लान या जो आपका मकसद है ज़िंदगी का, उसको हासिल करने में आपको इनकरेज करते हैं। तो ऐसा दोस्त भी हो, तो आपका उससे जो है ना ताल्लुक वो भी अच्छा है। ये 4 स्टेप्स है। कहता है अगर ये सिंपल 4 स्टेप्स आप इस पे अमल करना शुरू कर देंगे, तो आपके अंदर जो परसिस्टेंस किया जाता है, ये डेवलप हो जाएगी। कहता है ये वो स्टेप्स है, कहता है दीज आर स्टेप्स बाय व्हिच वन में कंट्रोल वन्स इकोनॉमिक डेस्टिनी। कहता है ये वो स्टेप्स हैं जिसकी वजह से कोई अपनी इकोनॉमिक हालात बेहतर कर सकता है। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको फ्रीडम और इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट की तरफ लेके जाती हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको अमीरी की तरफ लेके जाते हैं। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको ताकत देंगे, जो आपको फेम देंगे, जो आपको वर्ल्डली रिकॉग्निशन देंगे। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको विच विल गारंटी फेवरेबल ब्रेक्स। ये वो स्टेप्स हैं, दीज आर द स्टेप्स दैट कन्वर्ट ड्रीम्स इनटू फिजिकल रियलिटीज। कहते हैं ये आप सारे स्टेप्स की जो है ना, वो बताइए कि इसकी क्या खसूसियात है, कि अगर आप इस स्टेप्स में अमल करते हैं तो आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये जो परसिस्टेंस की आदत है ना, ये ऐसी एक चीज़ है कि जो ऐसी ऐसी एक आदत है कि आप इसकी जो ताकत को जगाना चाहते हैं। इसमें यहाँ लिखा है कि इफ यू आर कीनली इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग द स्ट्रेंज पावर which gives the potency to persistence। कहता है अगर आप जानना चाहते हैं इसकी पावर के बारे में, तो कहता है रीड द बायोग्राफी ऑफ मोहम्मद, स्पेशली रिटन बाय द वन ऑफ द स्पेशली द वन बाय द ईसद बे। यहाँ से एक राइटर का नाम लिखा है, ठीक है, वो क्या है कि उसने एक लिखी थी द ब्रीफ दिस ब्रीफ रिव्यू ऑफ दैट बुक बाय थॉमस सर्जियो। कहता है ये थॉमस सर्जियो की बुक थी, इसका रिव्यू लिखा है इस बंदे ने। कहता है ये जाके आप पढ़ें, जब बायोग्राफी लिखी गई है मोहम्मद पे, तो आपको पता चलेगा कि परसिस्टेंस की ताकत क्या होती है। आखिर परसिस्टेंस क्या है, किस ना आप अगर कोई मिशन या आपको ज़िंदगी का मकसद तय करते हैं, तो रास्ते में जो मुश्किलात आती हैं, जो आपको तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं अपनों की तरफ से, बाहर के लोगों की तरफ से, फिर आप किस तरह उससे मुकाबला करके आप अपने मकसद के लिए, अगर आप मुसलसल अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो किस तरह आप कामयाब होते हैं। कहता है फिर रिलीजियस विजनरी सच एस मोहम्मद, बिजनेस लीडर्स सच एस थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, एंड्रयू कार्नेज, पॉलिटिकल लीडर्स सच एस सैमुअल एडम्स, entertainers such as Fanny Hurst, Kate Smith, and W.C. Fields, पढ़ा लिखा cosmopolites such as Wallace Simpson and Duke of Windsor, no matter what their walk of life। कहता है जो उनकी जिंदगी में मुश्किलात थी, the individuals such as these in all areas of human history have demonstrated the tremendous power of the eighth step to riches, परसिस्टेंस। कहता है इन सब लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात थी, लेकिन ये वो इंसान थे जो इंसानियत की इस तारीख में जिन्होंने जो पावर है, परसिस्टेंस की पावर, वो शो करके दिखाया कि क्या जो है ना, व्हाट इज़ द ट्रेमेंडस पावर ऑफ द परसिस्टेंस। कहता है परसिस्टेंस क्रिएट फेथ एंड फेथ इज़ द ओनली नोन एंड एंटीडोट फॉर फेलियर। कहता है परसिस्टेंस होता है वो फेथ क्रिएट करता है,
और जो फेथ जो है ना वो एक ही आज तक एंटीडॉट बना है नाकामी का, वो फेथ है. इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल accumulation ऑफ riches and it is the only agency through which one can tap the force of infinite intelligence. आगे वो शुरू होता है चैप्टर 9, जिसकी आज हम बात करेंगे, पावर ऑफ द मास्टर माइंड द ड्राइविंग फोर्स. इसमें वो कहता है जी कि अब यहाँ उसको पूरा एक्सप्लेन करेगा कि मास्टर माइंड ग्रुप आखिरकार है क्या. वो कहता है कि परसिस्टेंस क्रिएट फेथ एंड फ्रॉम फेथ कहाँ से आता है, फ्रॉम फेथ कम्स पावर. फेथ क्या आती है, फेथ से पावर आती है. परसिस्टेंस फेथ क्रिएट करेगा और फेथ से पावर आएगी. और पावर जो है ना इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन द एक्यूमुलेशन ऑफ मनी. पावर बहुत जरूरी है पैसे के हसूल के लिए. और प्लान्स अलोन, अगर आप प्लान्स अगर आप ऐसे अगर आपको पावर नहीं है ना, सफिशिएंट पावर नहीं है, तो आप प्लान पे चाहे जितना मर्जी अमल करते रहें, आप उनको एक्शंस में नहीं बदल सकते. तो ये जब आपको ये बताएगा, ये वो मैथड बताएगा कि किस तरह एक बंदा, एक इंडिविजुअल पावर को हासिल कर सकता है, फिर उसको अप्लाई कर सकता है. कहता है अब वो कहता है मेरे नज़दीक पावर क्या है. कहता है मेरे नज़दीक पावर ये है कि मुनज़्ज़म और जहानत से इस्तेमाल होने वाला इल्म जो है ना, कहता है मेरे नज़दीक पावर है. Power as a term is here used as an organized effort sufficient to enable an organized an individual to transmute the desire into its monetary equivalent. Organized effort कहता है जो organized effort होगी ना is produced through the coordination of effort of two or more. कहता है जो effort होगी लाजमी नहीं है एक बंदे की हो, वो organized effort 2 या 2 से ज़्यादा बंदों की हो सकती है जिनका एक मिशन हो, to work who work toward a definite end in spirit of harmony. कहता है उनका एक मकसद हो, 2 या 2 से ज़्यादा बंदों का, तो वो भी एक मिशन पे काम कर सकते हैं. और यही मास्टरमाइंड ग्रुप है, आगे जाके उसको मज़ीद एक्सप्लेन करेगा. कहता है पावर इज रिक्वायर्ड फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ मनी. कहता है पावर पैसे के असूल के लिए भी चाहिए, और अगर पैसा आपके पास आ गया तो पैसे को संभाल के रखने के लिए भी आपको ताकत चाहिए, पावर चाहिए. कहता है like us ascertain how power may be acquired. कहता है अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह पावर हासिल की जा सकती है. इफ पावर इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, अगर पावर एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ही है, का नाम है पावर, तो अब देखते हैं कि पावर किस तरह हासिल की जा सकती है. कहता है देयर आर 3 मेजर सोर्स ऑफ नॉलेज. नंबर पहला लामहदूद जहानत. कहता है इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं चैप्टर में पिछले में, तो आप वो जाके देख सकते हैं चैप्टर 5. फिर अगला कहता है दूसरी चीज़ है मजमूई तजुर्बात, accumulated experience, the accumulated experience of civilization. कहता है जो हमने इंसानियत ने सीखा है तजुर्बात से, उससे भी इंसान जो है पावर हासिल कर सकता है. और ये क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगी, आपको पब्लिक लाइब्रेरीज में मिल जाएगी आपको ये, और फिर ये आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपको ये अच्छी तरह ऑर्गेनाइज मिल जाएगी, क्लासीफाइड भी मिल जाएगी. फिर आखिरी चीज़ है जी तजुर्बा और तहकीक, जिसकी वजह से आप पावर हासिल कर सकते हैं, जो एक नॉलेज का नाम है. कहते हैं तजुर्बा और तहकीक से भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने मकसद के असूल के लिए उस इल्म को, उस तजुर्बे को, उस तहकीक को इस्तेमाल कर सकते हैं. कहते हैं नॉलेज, फिर कहते हैं कि नॉलेज में भी एक्वायर्ड फ्रॉम वन एंड फ्रॉम एनी ऑफ द फॉरगोइंग. सो जो अभी ऊपर बताए हुए हमने इल्म हासिल करने के ज़रिए, उनमें से किसी से भी जो है ना आप पावर हासिल कर सकते हैं. इट मे बी कन्वर्टेड इनटू पावर बाय ऑर्गेनाइजिंग. कहता है फिर ये जो है इल्म हासिल करने के ज़रिए, फिर इनको आप पावर में किस तरह करेंगे तब्दील, इस इल्म को ऑर्गेनाइज करके और उसको डेफिनाइट प्लान आपके पास हों, उसके ज़रिए, और फिर उसको आप एक्शन में बदलेंगे, उसके ज़रिए आप इसको पावर में तब्दील कर सकते हैं. ये इल्म है. इनको अगर आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके साथ प्लान्स जोड़ लेंगे अपने, तो वो एक ताकत बन जाएगी, पावर बन जाएगी. अब वो बात करता है गेनिंग पावर थ्रू मास्टर माइंड. अब मास्टर माइंड क्या है, मास्टर माइंड में भी डिफाइन कैसे करता है. मास्टर माइंड क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट इन स्पिरिट ऑफ हार्मनी बिटवीन 2 or more people for attainment of a definite purpose. बहुत ही आसान में यहाँ बात की हुई है. यहाँ वो कहता है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट, यानी कि कोई 2 या 2 से ज़्यादा शख्स जिनमें बाहमी तावन हो, किस मामले में, नॉलेज शेयर करने में और अपनी एफर्ट शेयर करने में. क्यों? क्योंकि उनका जो पर्पज़ है वो एक ही है. वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है वो एक ही मकसद के असूल के लिए बाहमी तावन के साथ एक दूसरे से अपनी नॉलेज और अपनी एफर्ट शेयर करें. No individual can have great power without having himself or herself of the mastermind. कहता है कोई भी बंदा कोई पावर नहीं हासिल कर सकता जिसके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप नहीं है. So you may better understand the intangible potentials of power available to you through a properly chosen mastermind group. कहता है आप चाहते हैं समझना कि पावर क्या है मास्टरमाइंड ग्रुप की, तो आप उसको बना के देखें तो आपको पता चलेगा कि क्या होती है मास्टरमाइंड ग्रुप. कहते हैं मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूँगा 2 कैरेक्टरिस्टिक्स मास्टरमाइंड ग्रुप के. कहते हैं एक तो जो है वो इकोनॉमिक है, ठीक है, यानी कि आप जो है ना किसी ऐसे ग्रुप से हैं जिसका मकसद है दौलत पैदा करना, तो जो ये चाहते हैं कि हम दौलत पैदा करें, तो वो बात जो है ना वो जाहिर सी बात है, ठीक है, वो विच इज़ ऑब्वियस, ठीक है. लेकिन इसका दूसरा पहलू भी होता है मास्टरमाइंड ग्रुप का. जो मास्टरमाइंड ग्रुप बनेगा क्या है, उसके 2 पहलू हैं. एक पहलू तो ये होगा कि वो चाहता है कि हम पैसा बनाएं, दौलत बनाएं, और सब लोगों को एक मकसद पर काम करेंगे, हम जानेंगे दौलत. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू होता है. दूसरा पहलू होता है
नफ्सियाती पहलू। अब वो क्या कहता है, जो नफ्सियाती ढांचा होता है मास्टरमाइंड प्रिंसिपल का, ये बहुत एक ना नजर आने वाली चीज़ है जो बहुत मुश्किल है समझने की, क्योंकि ये रेफर करती है रूहानी ताकतों की तरफ। ठीक है, जो इंसानों की अक्सरियत जो नहीं समझ सकती। कहते हैं नो टू माइंड्स एवर कम टुगेदर विदाउट देयर बाय क्रिएटिंग अ थर्ड इनविजिबल इंटेंजिबल फोर्स व्हिच मे बी लाइकेंड अ थर्ड माइंड। कहता है दो दिमाग कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकती या काम करने में मजबूर नहीं हो सकते जब तक कोई तीसरा दिमाग उनके दरमियान पुल का किरदार अदा नहीं करेगा। कहता है कीप इन माइंड द फैक्ट दैट दे आर ओनली टू नॉन सब्सटेंसेस इन होल यूनिवर्स। कहता है याद रखें कि पूरी जो यूनिवर्स है उसमें दो सब्सटेंसेस हैं, एनर्जी एंड मैटर। और कहता है ये वेल नोन फैक्ट है कि मैटर को मुख्तलिफ यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में, एटम्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन्स में ब्रोकन डाउन किया जा सकता है, और दे आर यूनिट्स ऑफ मैटर विच में बी आइसोलेटेड, सेपरेटेड, एनालाइज्ड। कहता है इसी तरह यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं, और ह्यूमन माइंड जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है एंड पार्ट ऑफ इट बीइंग स्पिरिचुअल इन नेचर। कहता है वो उसकी नेचर जो है वो रूहानी है। व्हेन द माइंड्स ऑफ टू पीपल आर कोऑर्डिनेटेड इन स्पिरिट ऑफ हार्मनी, जब दो बंदों का दिमाग आपस में कोऑर्डिनेट करता है, बामी ताउन में आते हैं वो, द स्पिरिचुअल यूनिट्स ऑफ एनर्जी ऑफ ईच माइंड, दोनों का जो दिमाग का स्पिरिचुअल यूनिट है, जब एक रूहानी उनका दिमाग का यूनिट है, ठीक है, रूहानी हिस्सा है दोनों के दिमाग का, वो फॉर्म एंड एफिनिटी विच कंस्टिट्यूट टू द साइकिक, यानी कि जो उनकी नफ्सियाती जो मास्टरमाइंड ग्रुप का जो होता है नफ्सियाती जो पहलू, उसकी बुनियाद कैसे होती है कि जब दो बंदे आपस में मिलते हैं बामी तावन के लिए, ठीक है, बामी तावन करते हैं किसी मामले में किसी मकसद के असूल के लिए, तो जो उनके जहन का एक नफ्स वो जो है ना स्पिरिचुअल यूनिट है, वो आपस में एक फॉर्म हो करता है एफिनिटी, जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, ये आपका मास्टरमाइंड ग्रुप का नफ्सियाती पहलू होता है, और ये समझना बहुत मुश्किल होता है। कहता है अगर आपको इतना आसान लगता है तो आप कभी किसी दो बंदों को आपस में किसी एक मकसद के असूल के लिए काम करवा के दिखाएं, अगर आपको वही काम बहुत आसान लगता है। वो कहता है देयर follows now another statement which will lead still near to the understanding of psychic fear। कहता है फिर मैं आपको जो एक और दे देता हूँ स्टेटमेंट जो आपको नफ्सियाती पहलू जो है ना मास्टरमाइंड ग्रुप का, उसके जो नफ्सियात है उसके करीब लेके जाएगी, आपको समझने में आसानी होगी। When a group of individual brains are coordinated and function in harmony, the increased energy। अब क्या कहता है यहाँ पे, कहता है कि जब बहुत सारे लोग, अब समझो एक बंदे ने बनाया ग्रुप, उसका मकसद है कि वो चाहता है कि अच्छी सी कंपनी में इसका उसको कामयाब करे। अब वहाँ 10 बंदे काम कर रहे हैं। कहता है यहाँ पे व्हेन अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ब्रेन्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड फंक्शन इन हार्मनी, जब सारे लोग बाहमी ताउन से काम करेंगे, अब वहाँ पे एक ज़्यादा तवानाई पैदा होगी, और वो ज़्यादा तवानाई क्या होगी, यानी कि वो ज़्यादा तवानाई हर किसी को दस्तयाब होगी। यदि ज़्यादा 10 बंदे काम करें तो उनके पास हर किसी को अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी, हर किसी को अपनी नॉलेज होगी, तो सारे जब शेयर करेंगे वो सारी एक नॉलेज एक जगह जमा हो जाएगी, और सब उस नॉलेज को देख सकते हैं, उस नॉलेज के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो जब सब उसके बारे में जान सकते हैं तो सबकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी। ये इससे क्या होगा, जब मास्टरमाइंड ग्रुप बनेगा, इसका क्या एक नफ्सियाती पहलू क्या है, इसकी नफ्सियात क्या है कि जब ज़्यादा एक ग्रुप बनेगा, ठीक है, सब अपनी अपनी नॉलेज अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, सब अपना काम शेयर करेंगे, तो ये तवानाई ज़्यादा हो जाएगी, और जब ये ज़्यादा तवानाई हो जाएगी ना, जो और फिर हर किसी को दस्तयाब होगी, तो इससे फिर आप अपने मकसद को हासिल कर सकती हैं। आगे बात करते हैं महात्मा गांधी की। कहता है मैंने महात्मा गांधी के बारे में भी मेंशन किया था कि किस तरह उसने ऐसा, कहता है बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते, कहता है लेकिन उनको अगर लोग जाने तो पहचानेंगे कि वो किस तरह उसने एक ऐसा, कहता है मैं समझता कि वो दुनिया का इस ज़माने का, क्योंकि ये किताब 1940 में लिखी गई है, तो आप 1939 में लिखी गई है, तो आप उस वक्त महात्मा गांधी पर मशहूर थे, तो आप जब ये बुक पढ़ें तो आप उस बारे में रखें, तो इसलिए वो यहाँ तो उनकी तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि आज के दौर के सबसे बड़े इंसान है, पावरफुल मैन, मेरे नज़दीक महात्मा गांधी हैं, क्योंकि उन्होंने इंसान की तारीख का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया है, जिसमें उन्होंने 200 मिलियन 20 करोड़ लोगों को उन्होंने एक काम करने पर ठीक है उनको राज़ी कर दिया है, ठीक है। उन्होंने 20 करोड़ लोगों को एक मकसद के लिए हम आहंग कर दिया है। उन्होंने 20 करोड़ लोगों को जो थे ना, उनके दिमागों को आपस में जोड़ दिया है, किस तरह कि वो सब एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं बामी तावन के साथ। कहता ही उन्होंने पावर किस तरह हासिल किया, उन्होंने इसी तरह पावर हासिल की है, पावर टू इंड्यूसिंग मोर देन 200 मिलियन पीपल टू कोऑपरेट विद माइंड एंड बॉडी इन स्पिरिट ऑफ हार्मनी फॉर अ डेफिनाइट पर्पस। एक मकसद के असूल के लिए उन्होंने सबको जोड़ दिया आपस में। फिर आगे वो इतना बात करता है गांधी के बारे में कि किस तरह उन्होंने ये मास्टरमाइंड ग्रुप की तगाकर को इस्तेमाल किया और किया। फिर कहता है यही एक मास्टरमाइंड ग्रुप क्या बेसिकली चीज़ है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को एक मकसद के लिए हम आहंग करना। और कहता है ये बहुत सारे लोगों को आसान लगता है, लेकिन ये काफ़ी मुश्किल टास्क है कि बहुत सारे जहनों को आप एक मकसद के लिए जोड़ दें।
तो और फिर से आगे आगे इसने इसके फ़ायदे बताए हैं कि किस तरह जब आप बहुत सारे लोगों के साथ जोड़ देंगे तो सबकी जो एनर्जी, सबकी तवानाई, सबकी जो नॉलेज है वो सबको अवेलेबल होगी। किस तरह आप जो चाहते हैं हासिल करना वो आपको जल्द हासिल हो जाएगा। आपको ज़्यादा जल्दी हासिल होगा और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप हासिल कर सकेंगे, क्योंकि सब जब एक मिशन पे काम करेंगे तो सबकी नॉलेज भी बढ़ जाएगी और सबकी जो ना काम करने की जो जो तवानाई है वो भी आपकी बढ़ जाएगी, इन्फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी दोस्तों आज का जो हमारा जो हमने किताब का मुताला करना था, अब आगे शुरू हो जाता है अगला चैप्टर, जिसको हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस तरह के भी मज़ीद वीडियोज़ आनी है तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।